Hello everyone. Today we'll be going to discuss about natural law. So, natural law is the form of law as natural as nature. It is eternal in nature and rational in character. Natural law एक form of law है जो कि natural है as nature और ये इटर्नल है मतलब कि लास्टिंग है फॉर एवर हमेशा एग्जिस्ट करेगा इन नेचर और रैशनल इन कैरेक्टर मतलब कि किसी न किसी रीज़न लॉजिक या फिर साउंड जजमेंट पे बेस्ड होता है. दिस इज़ रैशनल इन कैरेक्टर. सो नेचुरल लॉ एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ लॉ में से है. बहुत ही पुराना है नेचुरल लॉ और इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है एक जो कि रूटेड है इन द बिलीव दैट लॉ इज़ इनहेरेंटली लिंक्ड टू ह्यूमन नेचर एंड मॉरल प्रिंसिपल्स. और ये रूटेड है बिलीफ में कि लॉ इनहेरेंटली लिंक्ड है ह्यूमन नेचर से. नेचुरल लॉ लिंक्ड है ह्यूमन नेचर से और ह्यूमंस के मॉरल प्रिंसिपल से. इट होल्ड्स दैट देयर आर यूनिवर्सल मॉरल लॉज. ये होल्ड करता है कि बहुत सारे यूनिवर्सल मॉरल लॉज होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ह्यूमन एनैक्टमेंट में. एंड दीज लॉज कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू रीज़न और इन लॉज को हम रीज़न के थ्रू ही डिस्कवर कर सकते हैं. नेचुरल लॉ इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एज नेचुरल एज नेचर. जो नेचुरल लॉ है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज बीइंग एज नेचुरल एज नेचर. ये क्या होता है? ये नेचुरल होता है एज नेचर इटसेल्फ बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल ह्यूमन ट्रूथ्स. क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल ह्यूमन ट्रूथ्स एंड इज पार्ट ऑफ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स. और ये पार्ट होता है नेचुरल ऑर्डर का ऑफ द यूनिवर्स. ये देखा जाता है एज इटर्नल इम्यूटेबल एंड रैशनल एंड इज बिलीव टू बी द बेसिस फॉर ऑल ह्यूमन लॉज. ये इटर्नल होता है, हमेशा एग्जिस्ट करता है, इम्यूटेबल होता है और रैशनल होता है मतलब कि किसी ना किसी रीज़न पर बेस्ड होता है एंड इज़ बिलीव टू बी द बेसिस फॉर ऑल ह्यूमन लॉज. नेचुरल लॉ एक बेसिस होता है, एक बेस होता है फॉर ऑल ह्यूमन लॉज. सो कोर आइडियाज़ क्या हैं नेचुरल लॉ के? The core ideas of natural law are it is eternal and universal, then moral foundation of law, then we have rational character, natural law versus positive law. So if we talk about the first one that is eternal and universal, तो जो natural law होता है वो consider किया जाता है eternal because it is not subject to change over time. Natural law eternal consider किया जाता है because ये सब्जेक्ट नहीं होता. इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू चेंज ओवर टाइम. ये जो है समय के साथ चेंज नहीं होता, हमेशा लास्ट करेगा फॉर एवर. और अनलाइक पॉजिटिव लॉ विच कैन चेंज बेस्ड ऑन लेजिस्लेशन और सोशल कंडीशंस. जो पॉजिटिव लॉ होता है वो चेंज होता है लेजिस्लेशन या फिर सोशल कंडीशंस के साथ. तो जो नेचुरल लॉ होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और अनचेंजिंग रहता है. ये यूनिवर्सल होता है मतलब कि ये अप्लाई करता है टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी. ठीक है, ये अप्लाई होता है सारे ह्यूमन बीइंग्स पे रिगार्डलेस ऑफ द कल्चर, चाहे किसी का कोई भी कल्चर वो फॉलो कर रहे हों, उनका रिलीजन और जियोग्राफी. सो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं नेचुरल लॉ के आर द फॉर एवरीवन एवरीवेयर. जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं नेचुरल लॉ के वो सेम होते हैं सबके लिए हर जगह. देन वी हैव मॉरल फाउंडेशन ऑफ लॉ. सो नेचुरल लॉ इज़ डीपली रूटेड इन मोरालिटी. ये मोरालिटी में डीपली रूटेड होता है. ये होल्ड करता है कि लॉ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि इनहेरेंट होते हैं टू ह्यूमन नेचर. ये होल्ड करता है कि लॉ को रिफ्लेक्ट करने चाहिए मॉरल प्रिंसिपल्स. लॉ को रिफ्लेक्ट करने चाहिए मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि इनहेरेंट होते हैं टू ह्यूमन नेचर और कंसिडर किए जा सकते हैं थ्रू रीज़न द आइडिया इज दैट ह्यूमन बींग्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर रैशनैलिटी. ह्यूमन बींग्स रैशनैलिटी के वर्च्यू से समझ सकता है इन मॉरल लॉज को और लिव इन अकॉर्डेंस विद देम और उनके साथ रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल्स जैसे कि जस्टिस हो गया, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, ये देखे जा सकते हैं एज पार्ट ऑफ नेचुरल लॉ. देन वी हैव रैशनल कैरेक्टर.
जो रैशनैलिटी होती है नेचुरल लॉ की मीन्स दैट इट इज़ नॉट आर्बिट्ररी और बेस्ड ऑन विम्स। जो नेचुरल लॉ की रैशनैलिटी होती है ये आर्बिट्ररी नहीं होती है या फिर विम्स पे बेस्ड नहीं होती है, रादर इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन। ये प्रोडक्ट होता ही ह्यूमन रीजन का और इंटेलेक्ट का। ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं उनके रीजनिंग एबिलिटीज़ को और समझ सकते हैं इन मॉरल लॉज को और अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं टू वेरियस सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ डू नो हार्म can be understood as a basic moral tenet that applies universally. Then we have natural law versus positive law. अब पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ रेफर किया जाता है टू द लॉज जो कि इनैक्ट होते हैं बाय द गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स, ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल। ये इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टाइम। ये लॉज वैरी कर सकते हैं क्रॉस सोसाइटीज़ में अलग हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं ओवर टाइम, और ये इनैक्ट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स। इन कंट्रास्ट जो नेचुरल लॉ है वो देखा जा सकता है एज अ हायर लॉ। नेचुरल लॉ देखा जाता है एज अ हायर लॉ, वन दैट ट्रांसेंड्स, एक जो कि ट्रांसेंड होता है, ट्रांसेंड करता है ह्यूमन मेड लॉज को। According to the natural law theorists, a law is not truly valid. एक law valid नहीं होता truly unless it aligns with natural law principles, जब तक कि वो natural law principles में align नहीं होता। Then if a positive law contradicts natural law, it is considered unjust. अगर positive law contradict करता है natural law के साथ तो उसको consider किया जाता है unjust. Natural law and India. In the context of India, natural law has played a significant role in shaping the country's legal philosophy and constitutional framework. In the context of India, जो natural law होता है वो देखा जाता है as significant role in shaping the country's legal philosophy. जो natural law होता है वो play करता है significant role कंट्री की लीगल फिलॉसफी शेप करने में और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क शेप करने में। इंडिया का जो लीगल सिस्टम होता है वो ब्लेंड होता है ऑफ कॉमन लॉ। जो इंडिया का लीगल सिस्टम होता है वो कॉमन लॉ का ब्लेंड होता है एंड पर्सनल लॉज। कॉमन लॉ कौन से होते हैं? जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, एंड पर्सनल लॉज जो कि रिलीजन और ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जहाँ पर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, रिफ्लेक्ट करती है प्रिंसिपल्स जो कि अलाइन करते हैं नेचुरल लॉ ट्रेडिशन के साथ, especially in terms of fundamental rights. Now if we talk about the fundamental rights, so ये enshrined होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और बेस्ड होते हैं ऑन द नेचुरल लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये जो राइट्स होते हैं ये नेचुरल लॉ पर ही बेस्ड होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 14 that is right to equality, article 21 right to life and personal liberty, and article 25 that is right to freedom of religion. ये रिफ्लेक्ट करते हैं मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम जो कि सेंट्रल होते हैं टू नेचुरल लॉ थ्योरी। ये राइट्स बनाए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स को फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द स्टेट एंड इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरेंट ह्यूमन डिग्निटी। ये राइट्स इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं अनफेयर ट्रीटमेंट से बाय द स्टेट और इंश्योर करते हैं कि इनहेरेंट ह्यूमन डिग्निटी की प्रोटेक्शन हो। ह्यूमन डिग्निटी इज द रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स। Then we have judicial interpretation. Indian courts have often used natural law principles. Indian courts ने कई बार नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को यूज़ किया है लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए इन अ वे जो कि अलाइन होता है ह्यूमन राइट्स और जस्टिस के साथ। फॉर इंस्टेंस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने यूज़ किया है नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी स्ट्राइक डाउन करने के लिए लॉज और एक्शंस जो कि वॉयलेट करते हैं इन राइट्स को। जो लैंडमार्क केस है ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ये एक्सपैंड करता है स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। ये एक्सपैंड करता है स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
एम्फोसाइजिंग दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये एम्फोसाइज करता है कि जो राइट टू लाइफ होता है ये इंक्लूड करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड विदाउट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, रिफ्लेक्टिंग अ नेचुरल लॉ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल फ्रीडम। जो लैंडमार्क केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का एक्सपैंड करता है स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एम्फोसाइज करता है कि जो राइट टू लाइफ है ये इंक्लूड करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी और बिना अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन के, रिफ्लेक्टिंग अ नेचुरल लॉ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल फ्रीडम। देन वी हैव सोशल जस्टिस। जो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो लॉ है उसको प्रमोट करना चाहिए जस्टिस एंड द कॉमन गुड, विच इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज़ लीगल सिस्टम। लॉ को प्रमोट करना चाहिए जस्टिस और जो कॉमन गुड है वो भी रिफ्लेक्ट होता है इन द इंडियाज़ लीगल सिस्टम। फॉर इंस्टेंस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी की इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4, ये एम करते हैं टू क्रिएट अ सोशल ऑर्डर इन विच इकोनॉमिक जस्टिस, ये एम करते हैं एक सोशल ऑर्डर बनाने में जिसमें कि इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल वेलफेयर ये प्रायोरिटाइज होते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये गाइड करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज़, ये प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज़ जो कि जिनका एम होता है सोशल इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करना और इंश्योर करना कि जो सारे सिटीजन्स का वेलबींग रहे, पर्टिकुलरली किनका, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का। अब क्रिटिसिज्म क्या है नेचुरल लॉ का? While natural law has had a significant impact on legal systems, में natural law है उसका significant impact रहा है legal systems पे, it is not without its critics, वो बिना critics के नहीं है। Some critics argue that natural law is too abstract and idealistic। कुछ ये मानते हैं, कुछ critics ये argue करते हैं कि जो natural law है वो too abstract है और idealistic है, making it difficult to apply in real world legal situations. Additionally, the idea that moral principles are universal and can be discovered through reason has been questioned. Additionally, जो idea है moral principles का वो universal है और discover किया जा सकता है through reason has been questioned, as different cultures and societies have different moral values। जो different cultures और societies होती हैं उनकी different moral values होती हैं। In a diverse and प्लूरलिस्टिक सोसाइटी लाइक इंडिया, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो नेचुरल लॉ होता है वो हमेशा ऑफर नहीं करता क्लियर और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सॉल्यूशंस। जो नेचुरल लॉ होता है वो हमेशा नहीं ऑफर करता क्लियर और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सॉल्यूशंस। नाउ द कंक्लूजन इज नेचुरल लॉ रिप्रेजेंट करता है मॉरल, इटर्नल और रैशनल फाउंडेशन फॉर लॉ। ये होल्ड करता है कि लॉ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए इनहेरेंट मॉरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स एक्सेसिबल थ्रू ह्यूमन रीजन। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडी करता है बहुत सारे नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ, किन टर्म्स में, ह्यूमन डिग्निटी के टर्म में, जस्टिस एंड इक्वालिटी। ऑल्दो जो नेचुरल लॉ है वो उसने फेस किया है क्रिटिसिज्म फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्ट नेचर, नेचुरल लॉ ने फेस किया है क्रिटिसिज्म फॉर इट्स एब्स्ट्रैक्ट नेचर, इट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम्स। ये कंटिन्यू करता है इन्फ्लुएंस करने में डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम्स, स्पेशली इन प्रमोटिंग जस्टिस, स्पेशली जस्टिस प्रमोट करने में और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेचुरल लॉ प्रोवाइड्स अ नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क दैट एम्स टू अलाइन लॉ विद मॉरल वैल्यूज़। जो नेचुरल लॉ है वो प्रोवाइड करता है नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क जो कि एम करता है अलाइन करने में लॉ को मॉरल वैल्यूज़ के साथ, जो कि रेलिवेंट रहता है, विच रिमेन्स रेलिवेंट इन एड्रेसिंग मॉडर्न इश्यूज़, जो कि रेलिवेंट रहता है एड्रेस करने में मॉडर्न इश्यूज़ लाइक ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड फेयरनेस, जो कि रेलिवेंट रहता है एड्रेस करने में मॉडर्न इश्यूज़ लाइक ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड फेयरनेस। थैंक यू।